अप्रैल 2019 की एक रात मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज का आखिरी बोइंग एरोप्लेन साइलेंस मोड में उतरता है। इसके लैंडिंग लाइट्स ऑफ होते हैं और कभी ऑन नहीं होते। इंडिया का ये फुल सर्विस का चिराग, जो कभी 119 एयरप्लेन्स का बादशाह था और 20,000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी, ये एक रात में बंद नहीं हुआ। ये तो एक लंबी गहरी मैनेजमेंट की गलतियां, भारी स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन और एक ऐसे बदलते मार्केट के आगे झुकने की कहानी थी जिसमें एडाप्ट नहीं करने की कीमत पूरी कंपनी को चुकानी पड़ी। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जब इंडिया के हवा में प्राइवेट का जादू भरा था, उसी दौर में 1993 में एक ट्रेवल एजेंट नरेश गोयल ने अपना सपना देखा जेट एयरवेज का। उस टाइम इंडियन स्काईज पर सरकारी एयरलाइंस का ही राज था, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का। इनकी सर्विस, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, बहुत कुछ ऐसे थे जिससे ट्रेवल्स नाराज थे और इसी टाइम का फायदा उठाकर नरेश गोयल ने जेट एयरवेज लाया। गोयल ने सिर्फ एयरलाइंस नहीं चलाया बल्कि एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। उस वक्त इकोनॉमिक क्लास भी ऐसे लगे जैसे आप बिजनेस क्लास में बैठे हैं। स्पोर्टलेस व्हाइट यूनिफॉर्म, ऑन बोर्ड खाना जो एक्चुअली में खाने लायक था, और सबसे बड़ी बात पंक्चुअलिटी। जेट एयरवेज का मतलब था आप टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। यही प्रीमियम एक्सपीरियंस मिडिल क्लास के लिए फ्लाइंग ड्रीम्स और बिजनेस ट्रेवल्स की नींद बन गई। 2000 आते आते जेट एयरवेज डोमेस्टिक मार्केट का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुका था। उसका सबसे बड़ा कंपटीटर था एयर सहारा, जिसको वो आगे जाकर खरीद भी लेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। 2005 तक एयरलाइन इतनी प्रॉफिटेबल थी कि उसने आईपीओ लॉन्च किया। मतलब अब ये कंपनी अपने शेयर्स बेचने लगी। पब्लिक ने इसमें इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि 19 करोड़ का इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। मतलब इनके शेयर्स कम हो गए और खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। अब नरेश गोयल एक प्रॉपर बिलियनियर बन गया था। अब 2004 में उसने इंटरनेशनल एयर रूट शुरू किए। फिर उसने वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट भी ले लिया ताकि टोर्नेडो जैसे दूर डेस्टिनेशन भी कवर किए जा सके। अब जेट एयरवेज इंडिया की प्राइवेट एयरलाइंस की शान बन चुकी थी, लेकिन सक्सेस के पीछे कुछ गलत डिसीजन छुप कर ऐसे मौका ढूंढ रहे थे जैसे टर्बुलेंस की हवा की पहली झोंके। जेट एयरवेज की स्ट्रेटजी कंफ्यूज होने लगी। 2006 में विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस आई। गोयल को डर लगा किंगफिशर और एयर सहारा मिलकर उसकी मार्केट शेयर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी डर में उसने एयर सहारा को 1425 करोड़ में खरीदने की बिड डाल दी, बल्कि मार्केट के हिसाब से ये प्राइस एक्चुअल वैल्यू से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा था। अब इस टाइम जेट एयरवेज अपने आप को किंग ऑफ फुल सर्विस समझ रहा था। 2006 में इंडिगो आई, फिर स्पाइस जेट, गो एयर ने भी अपनी जगह बना ली थी। इनका मॉडल जबरदस्त था। इंडिगो सिर्फ एक टाइप का प्लेन चलाता था जिससे पायलट को ट्रेनिंग देना, प्लेन की सर्विस करना जेट एयरवेज की कंपेयर में इससे सस्ता पड़ता था, जिससे कंपनी का खर्चा कम हो गया। जेट एयरवेज जैसे कॉम्प्लेक्स हब सिस्टम नहीं थे। प्लेन एक जगह उतरता, थोड़ी देर रुकता और तुरंत दूसरी फ्लाइट के लिए उड़ान भर लेता। इससे प्लेन ज्यादा टाइम हवा में रहता और कम टाइम जमीन पर रहता। खाना फ्री नहीं होते थे, सीट पसंद करनी हो तो एक्स्ट्रा पैसे। मतलब जो चीज चाहिए उसका अलग पैसा दो और जो नहीं चाहिए उसका पैसा मत दो। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिगो का हर सीट पर खर्चा जेट एयरवेज से 30 से 35% कम थे। लेकिन जेट एयरवेज की सोच ये थी, हम प्रीमियम एयरलाइंस हैं, हमारे कस्टमर अलग हैं। प्रॉब्लम तब आई जब इंडिगो टाइम पे फ्लाइट चलाने में नंबर 1 हो गया और टिकट्स 50% तक सस्ती देने लगा। तब मिडिल क्लास पैसेंजर ने सोचा 2-3 घंटे की फ्लाइट में महंगा खाना जरूरी है या फिर 2000 रुपया बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से गेम बदल गया। अब मार्केट का प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन जेट एयरवेज एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाया। ना पूरी तरह प्रीमियम बनी और ना ही सस्ती एयरलाइंस। सबसे बड़ी गलती खुद से ही कंपटीशन करना। जेट एयरवेज ने अपने पुराने प्लेन्स को सिर्फ इकोनॉमी सीट के साथ ही चलाना शुरू किया और नाम रख दिया जेट कनेक्ट। आइडिया ये था कि लो कॉस्ट एयरलाइन से compete किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेट एयरलाइंस के पास हर तरह के प्लेन थे, छोटे बोइंग, बड़े एयरबस, रीजनल ATR प्लेन्स। इससे क्या हुआ, हर प्लेन के लिए मेंटेनेंस चार्ज अलग, स्पेयर पार्ट्स चार्ज अलग, पायलट की ट्रेनिंग चार्ज अलग,
इससे कॉस्ट बहुत बढ़ गया और इफिशिएंसी बहुत कम हो गई। अब जेट एयरवेज फुल सर्विस एयरलाइंस जैसे खर्चे कर रही थी, लेकिन टिकट बेचनी पड़ रही थी लो कॉस्ट एयरलाइन की रेट पर। मतलब सीधी बात, हर सीट पर नुकसान। यही रेवेन्यू और कॉस्ट का मिसमैच जेट एयरवेज के लिए सबसे बड़ा किलर बना। 2010 के बाद जेट एयरवेज एक ऐसे चक्र में फंस गया जहां से निकलना मुश्किल होता चला गया। अब जेट एयरवेज का बहुत ही नुकसान होने लगा। इन्हें लोन लेना पड़ा, इससे कर्ज बढ़ गया। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया वैसे वैसे एयरलाइंस का इंजन धीरे धीरे बंद होते चला गया। 2013 में अबू धाबी की एयरलाइन इतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में 24% हिस्सा खरीदा। इसके लिए उन्होंने 2060 करोड़ इन्वेस्ट। ये जेट एयरवेज के लिए गोल्डन चांस था। कर्ज कम किए जा सकते थे, बिजनेस मॉडल सिंपल बनाया जा सकता था, कंपनी को दोबारा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जेट एयरवेज ने ज्यादा पैसा रोज के खर्च में खर्च कर दिया, कर्ज कम करने पर ध्यान ही नहीं दिया। इतिहाद ने अपना फायदा जरूर देखा। मुंबई अबू धाबी रूट उनके लिए और स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन जेट एयरवेज की डोमेस्टिक फ्लाइट को मजबूत नहीं बनाया गया। यानी पैसा आया लेकिन सही जगह यूज नहीं हुआ। 2018-19 ये वो वक्त था जब जेट एयरवेज का कोलैप्स सबके सामने दिखने लगा। सबसे पहले एम्प्लॉय की सैलरी लेट आने लगी, फिर महीनों तक सैलरी नहीं मिली, सीनियर पायलट्स ने स्ट्राइक भी कर दी, कंपनी के अंदर ही भरोसा टूटने लगा। अधिकतर एयरलाइंस अपने प्लेन्स लीज पर लेती हैं। जब जेट एयरवेज पैसा नहीं दे पाई, तब प्लेन देने वाली कंपनी ने एक एक करके अपने प्लेन्स वापस ले लिए। अब इसका नतीजा 2018 में इनके पास 119 प्लेन थे, लेकिन अप्रैल 2019 तक सिर्फ 5 एयरप्लेन्स बचे थे। बैंक ने एयरलाइन को बचाने की कोशिश की, एक रिवाइवल प्लेन बन गया, लेकिन वो प्लेन फेल हो गया। 17 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज के पास फ्यूल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। आखिरी फ्लाइट मुंबई लैंड हुई और उसके बाद जेट एयरवेज की उड़ान हमेशा के लिए रुक गई। जेट एयरवेज जब बिल्कुल चलने लायक नहीं रही तो कंपनी इंसॉल्वेंसी कोर्ट में चली गई। उस वक्त फ्लाइट्स बंद थे, प्लेन्स चले गए थे, लेकिन जेट एयरवेज का नाम, एयरपोर्ट्स के स्लॉट्स अभी भी थोड़ी वैल्यू रख रहे थे। कोर्ट केस चलते रहे और इसी बीच जेट एयरवेज का एयर ऑपरेटर परमिट एक्सपायर हो गया। मतलब लीगली एयरलाइन उड़ान ही नहीं भर सकता था। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनल डिसीजन सुना दिया। कोर्ट ने कहा जेकेसी अपने रिवाइवल प्लेन के रूल पूरी नहीं कर पा रहा, इसीलिए एयरलाइन को और वेट कराना बेकार है। जेट एयरवेज को लिक्विडेट करने का ऑर्डर दे दिया गया। लिक्विडेशन का मतलब है अब जेट एयरवेज कभी वापस नहीं आ सकती। जो भी बचा है, ब्रांड नेम, ऑफिस फर्नीचर, छोटी मोटी एसेट सब बेचा जाएगा और जो पैसा मिलेगा वो बैंक लेसर एम्प्लॉय में बांट दिया जाएगा। 55 करोड़ से ज्यादा कर्ज के साथ जेट एयरवेज की कहानी यही हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।